3, 2, 1। सदन की गरिमा को साधन मान्यवर वंचित कौन होंगे? वंचित वो होंगे जो आर्थिक, व्यवहारिक या वैचारिक, सांस्कृतिक इन सभी आधारों पर समाज में वंचना झेल रहे होंगे, शोषित होंगे, समाज की मुख्य धारा से खुद को पृथक पा रहे होंगे। अब वंचित क्या चाहते होंगे? वंचित चाहते होंगे खुद को मुख्य धारा में लाना, मेन स्ट्रीम में लाना, उनकी बात को भी वरीयता दी जाए, उनके कष्ट को भी समाज समझे, सत्य समझे, और जो न्यायपालिका है वो भी उसको समझे, जिससे उनको इंक्लूसिव समाज में फील हो पाए। राज्य क्या है? राज्य अपने आप में स्टेट है जो पावर स्ट्रक्चर के जरिए काम कर रहा है, हेजुमनी जहां पे पहले से बनी हुई है, जो अपने अनुसार काम करता है या अपने अनुसार चीजों को डिफाइन करता है अपने हित को साधने के लिए। उसका एक हित पहले से है कि स्टेट एक स्टेटस को बनाए रखे, फंक्शनिंग अपने हिसाब से चालू करता रहे। कानून की भाषा शब्दावली क्या होगी? कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज होगी, अर्थात जहां पे आप न्याय, दंड, अपराध को अपने अनुसार परिभाषित कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। ये इंटरप्रिटेशन हर समय आप कर रहे होंगे और आप स्टेटस को बनाना चाह रहे होंगे क्योंकि आप स्टेट हैं। मान्यता खोजने का मतलब क्या है? मान्यता खोजने का मतलब है किसी चीज की लेजिटिमेसी सीख करना, अर्थात प्रयोग में लाना ही उसको लेजिटिमाइज कर देना होगा। न्याय क्या है? न्याय हमारे लिए मान्यवर वो है जहां पे आप समता ले आ रहे हैं, अर्थात जो समाज में आप तो क्लासनेस है, जहां पे आप सामाजिक मापदंड में देखते हैं कि लोगों का शोषण का एक आधार बन जाता है, आप जब उसको समाप्त कर रहे हैं तब आप समाज में एक न्याय स्थापित करके जा रहे हैं। निजी भाषा का हमारा तात्पर्य क्या है मान्यवर? निजी भाषा का मतलब यह है कि आप एक समुदाय विशेष को, चूंकि भाषा अपने आप में संप्रेषण का एक साधन होती है, उस संप्रेषण में आप एक समाज को होमोजीनियस नहीं बना रहे हैं, उनको विकल्प दे रहे हैं कि आप अपने शब्द का खुद निर्माण करें, हेटेरोजीनियसिटी आए, और आप अपने शब्द को, अपनी भाषा को किसी व्यक्ति विशेष पर थोप नहीं रहे हैं, किसी समुदाय पर थोप नहीं रहे हैं, उनको यह आजादी दे रहे हैं कि वो अपने हिसाब से उसको इंटरप्रिटेशन कर सके। और उदाहरण स्वरूप माने, और इसमें होता क्या है, जब डिफाइंड क्रांति की जाती है सरकार द्वारा, राज्य द्वारा, तो वो आपको एक छलावा देती है कि साइलेंट क्रांति भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही होती है, आप उसके अनुसार काम करना शुरू कर देते हैं। जब आप ये विकल्प देंगे वंचितों को कि वो अपने हिसाब से भाषा का आधार बनाए, तब वो आपको बताएंगे किस प्रकार संपूर्ण क्रांति, जो ब्लडी रिवॉल्यूशन है, वो उनके लिए क्रांति का असली माध्यम हो, क्योंकि वो उनको शोषण से मुक्ति दिला पा रहा होगा। समाज कैसे बना मान्यवर? समाज अपने आप में कम्युनिटेरियन समाज से निकल करके जब संपत्ति आई तो वहां से संभ्रांतवाद निकल के आए, वहां से सामंतवाद निकल के आया, और वर्तमान में वही प्रक्रिया चलते चलते कैपिटलिज्म में आ गए। वो कैपिटलिज्म अपने आप में क्रोनिक कैपिटलिज्म में बढ़ गया है। अब वर्तमान स्टेटस को क्रोनिक कैपिटलिज्म का है। यहां से आप देखेंगे किस प्रकार मेरा पहला तरफ निकल गया मान्यवर। स्टेट की अवधारणा अपने आप में एक बुर्जुआ अवधारणा है। वो अवधारणा क्या कह रही है कि किस प्रकार जो स्टेट का निर्माण हुआ है वो उन संभ्रांत लोगों द्वारा किया गया है जो पूंजीवादी थे, जो पूंजीपति थे और जो शक्ति संपन्न लोग थे। अर्थात वो रेगुलेशन करने के लिए भी उनको वही उसी की आवश्यकता है। अर्थात जिस शक्ति का निर्माण भी हुआ है पूंजी की वजह से, जिसका रेगुलेशन हो रहा है पूंजी से, ये सभी किए गए हैं शक्ति संपन्न लोगों द्वारा, जिसका मैकेनिज्म भी वहीं से निकल के आ रहा है। वो चाहते हैं कि उनका जो स्टेटस को है, जो उन्होंने अभी तक बेल बना रखी है जहां पे कोई इंटरफेयर ना करे उनके कार्यकारिणी में, वो उसको बना रखना चाहते हैं। और इसलिए स्टेट को चलाने के लिए कानूनी शब्दावली बनाई गई है, और ये कानूनी शब्दावली को परिभाषित खुद स्टेट ने ही किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उसके खिलाफ कभी संघर्ष न करें, आप उसकी भाषा को मानते चले आए और समाज को एक होमोजीनियस रूप जब आप दे देंगे तो वो होमोजीनियस रूप कभी भी क्रांति के एक नए परिदृश्य को उपजने नहीं देगा। अगला आर्गुमेंट मान्यवर, जब आप इन सभी आधारों पर जाते हैं कि इस प्रकार मान्यता खोजने से हो क्या रहा है, मान्यता खोजने से ये हो रहा है मान्यवर कि आप सिस्टम का एक पार्ट बन जा रहे हैं। उदाहरणार्थ, आप क्रोनिक कैपिटलिज्म में जब आप जा रहे हैं, आप उसी की भाषा व्यवस्था को मानते चले जाएंगे, तो आप कभी क्रांति की अपनी जो अवधारणा, जो वंचित के लिए आपके लिए सहायक अवधारणा थी, आप उसको कभी मुख्यधारा में ला ही नहीं पाएंगे। आप जो सकारात्मक क्रांति, संज्ञानात्मक क्रांति होनी चाहिए थी, आप कभी उस क्रांति तक नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे पहले से एक हेजेमनी क्रिएट है। उन डोमिनेंट को आप चैलेंज कैसे करेंगे क्रोनिक कैपिटलिज्म के एक समाज में? आगे चलते हुए मान्यवर, जब आप इन सभी चीजों को जरिए समझते हैं कि निजी संपत्ति की अवधारणा पे आप आते हैं, जब आप निजी संपत्ति को लेजिटिमाइज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आप अधिकार जैसे शब्दावली को मानते हैं। वो अधिकार कहां से? जो राज्य परिभाषित कर रहा है अधिकार की अवधारणा, वो राज्य की परिभाषा जो अवधारणा परिभाषित कर रहा है, वो निजी संपत्ति को आपको मानने के लिए मजबूर कर देती है। वही निजी संपत्ति मान्यवर जो वंचितों के शोषण में सबसे मुख्य भूमिका निभा रही है। आपका पूरा शोषण ही जो हुआ है वो निजी संपत्ति के आधार पर हुआ, क्योंकि कमीशन ऑफ वेल्थ आ गई है। आगे बढ़ते हुए मान्यवर, अब कानून जो परिभाषा कर रही है, कानून कोई अंतिम सत्य नहीं है। क्यों? कानून कोई निष्पक्ष सत्य नहीं है। वर्तमान में आप स्टेटस को जब देखेंगे भारतीय प्रारूप में, तो किस प्रकार सत्ता अपने हिसाब से उस कानून को एक टूल, एक साधन बना के अपने साध्य को, अपने हित को साधने का प्रयास कर रही होती है। उदाहरणार्थ यदि मैं आपको समझाऊं मान्यवर, तो आप समझेंगे कि किस प्रकार वर्तमान में आप देखें जब राइट विंग सत्ता में है, आर्टिकल 370 आप देख लें, आप राम मंदिर जन्मभूमि कांड मुद्दा देख लें, इन सभी में जो निष्कर्ष आता है, जो वहां पे वर्डिक्ट आता है, वहां पर उनको सहूलियत मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि सत्ता अपने हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन को काम करा रही है। वो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हो रहा है मान्यवर, इसलिए वो अंतिम सत्य नहीं है। अब जब आप क्रांति की अवधारणा ला रहे हैं, जब आप समाज में परिवर्तन की अवधारणा ला रहे हैं, तो आपको व्यक्ति विशेष के समुदाय, जो वंचितों का समुदाय है, उसकी भाषा को क्यों समझना जरूरी है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि आप सदैव सत्ता के साथ रह करके परिवर्तन की अपेक्षा नहीं कर सकते। सत्ता अपने आप में बुर्जुआ अवधारणा है। वो बुर्जुआ अवधारणा जो अपने हित को साधने के लिए बनाई ही गई थी, जिसका संचालन भी पूंजी से हो रहा है, जिसका निर्माण भी पूंजी के द्वारा किया गया है। इन सभी आधारों से मान्यवर
जो राज्य है वो अपने आप को एक पर्दे में छुपा के रखता है, वो पर्दा क्या, शक्ति का पर्दा है मान्यवर। अब अगली चीज आप देखते हैं कि समता की परिभाषा या अधिकार की परिभाषा। ये अधिकार परिभाषित कौन कर रहा है, आपके पास कितना अधिकार है, ये आपको राज्य बता रहा होता है। आप राज्य के खिलाफ क्रांति नहीं कर सकते, आपको राज्य बता रहा है। अब जब मैं आपके अनुसार आपके अधिकार को मान रहा हूं, अर्थात मैं आपके एक बाउंड्री को स्वीकार कर ले रहा हूं, वो इनहेरिटेड बाउंड्री मुझे कभी कुछ बाहर की सोचने की अनुमति ही नहीं देगी, अर्थात आपके एक्शन पे मैं कभी अपने अनुसार प्रश्न उठा ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं इंडिविजुअल का सेल्फ एक्सप्लोरेशन जो है वो मैं कभी कर ही नहीं पाऊंगा। उदाहरण मान्यवर, यदि मैं लैंगिक विमर्श पर इस बात को लेकर गया हूं तो आप समझेंगे किस प्रकार, यदि राज्य किसी देश में मानवीय मोनोगमी को ही मानता है तो आप कभी राज्य के खिलाफ, जो राज्य यदि अनैतिक भी कर रहा है या किसी एक लिंग को नहीं भी मानता है, तो आप सेल्फ का एक्सप्लोरेशन को नहीं कर पा रहे होंगे। वो सेल्फ का एक्सप्लोरेशन आपको इसलिए बाउंड कर दिया क्योंकि राज्य ने आपको सीमित कर दिया है एक दायरे में कि आप इतना ही सोच सकते हैं। यहां से मान्यवर ये निकल के आता है कि सत्ता जो है सदैव वो चूंकि पूंजी के आधार पर निर्माण हुई है, आप वंचितों के मन में जब जाएंगे तो वंचित अपनी भाषा का इसलिए निर्माण करेंगे क्योंकि वो एक भाषा वो होगी जो उनके समुदाय की भाषा होगी, वो समुदाय की भाषा उनके क्रांति की परिभाषा से डिराइव हो रही होगी। इसी के साथ समाप्त करता हूं, धन्यवाद। 3, 2, 1 सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। मान्यवर, सबसे पहले समझते हैं हम वंचित है मान्यवर, हम रैशनल है, हम ह्यूमन नेचर को समझ रहे हैं मान्यवर, और हम समाज के इवॉल्विंग नेचर को समझ रहे हैं मान्यवर। अब समझने वाली बात है हम वंचित क्यों है मान्यवर, हमारे साथ सोशल इंजस्टिस हुई है। सोशल इंजस्टिस मतलब हमें इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई है मान्यवर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बहुत सारे रीजन उस बेसिस पर। अब मान्यवर हमें ये भी समझना पड़ेगा कि अगर हम वंचित है क्योंकि ये समाज इवॉल्विंग है, तो यहाँ वंचितों में इंटरसेक्शनैलिटी है, यानी हर कोई अलग अलग तरीके से वंचित है। कोई इकोनॉमिकली वंचित है, कोई जेंडर बेसिस पे वंचित है, कोई शायद इकोनॉमिकली बहुत पहले लेकिन जेंडर बेसिस पे वंचित है, इसलिए यहाँ पर इंटरसेक्शनैलिटी है। दूसरी चीज मानवर, अगर हम वंचित है यानी एक समय ऐसा आएगा जब हम भी पावर में होंगे, यानी हमारे पास समान होगा, कोई और वर्ग ऐसा होगा जो वंचित रह जाएगा। हमें इस स्टेटस को समझने की जरूरत है, इस इवॉल्विंग नेचर को समझने की जरूरत है। अब मान्यवर हम समझते हैं यहाँ पर कि जो पक्ष है, पक्ष बेसिकली उनका एस्टैब्लिश है, अगर उनको अपने आप को सिद्ध करना है तो उनको सबसे पहली चीज तो ये प्रूव करनी पड़ेगी कि आज तक समाज में स्टेटस को हमेशा के हमेशा मेंटेन रहा है, कभी चेंज नहीं हुआ है। दूसरी चीज, कभी भी समाज में न्याय नहीं चेंज हुआ है, यानी हमेशा जो कानून की इंटरप्रिटेशन हुई है वो हमेशा स्टेटस को मेंटेन करने के लिए हुई है। मान्यवर ये इसका अपना तर्क लेके जाते हैं कि कैसे लैंगिक समाज है और ये समाज जो है ये अपने आप को, क्योंकि स्टेट हमेशा सत्ता में रहता है, अगर इनके हिसाब से स्टेटस को मेंटेन होता है तो आज क्यों इतने देश हैं जहां एलजीबीटीक्यू राइट्स मिल रहे हैं। इनके हिसाब से तो पहले प्राइवेट लैंग्वेज आनी चाहिए, पहले इनकी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए, उसके बाद मिलना चाहिए था मान्यवर। दूसरी चीज मान्यवर समझने की चीज है यहाँ पर कि हम जो पक्ष है हम बोल रहे हैं, हम इस चीज से इनकार नहीं कर रहे कि जो कानून है उसकी इंटरप्रिटेशन नहीं होती, ये दोनों दल मान रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं जो इंटरप्रिटेशन हो रही है वो चेंज इन कॉन्टेक्स्ट के कारण हो रही है, इवॉल्विंग इन नेचर है, नेगोशिएटेड है। यानी आप जो राज्य है मान्यवर समझते हैं कि राज्य कैसे आ रहा है, राज्य मान्यवर अपने आप में कैसे एग्जिस्ट कर रहा है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए एग्जिस्ट कर रहा है। आपने बोला कि ठीक है आप मेरी थोड़ी सी फ्रीडम ले लो लेकिन मेरी सुरक्षा करो, है ना। इस चीज पर जो राज्य है उसको और जो हमारी जनता उसको कौन डिक्टेट कर रहा है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट कर रहा है। अब मान्यवर यहाँ पर समझने की जरूरत है कि इस राज्य की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये राज्य सबसे पहली चीज न्यूट्रल है मान्यवर, ये रिफॉर्म चाहता है, रिवेंज नहीं चाहता। यानी अगर हम वंचित है, अगर हम भी कहीं ना कहीं हमें भी अगर अपनी पावर हमें भी आना है पावर में, हमें भी डिक्टेट करना है, तो हमें स्टेट का जरिया ही लेना पड़ेगा रूल करने के लिए। आप एनार्कियल समाज नहीं लेके आएंगे। तो इस स्थिति में आपको ये फॉर्म होगा कि आप रिफॉर्म करें, आप रिवेंज ना ले किसी और से। अब मान्यवर यहाँ पर समझते मेरा जो प्रतिपक्ष आता है वो बोल के जाता है कि कहीं ना कहीं हमें मुख्य धारा में आना है, पावर स्ट्रक्चर है जो स्टेचर को हिट करना चाहता है। अब मान्यवर यहाँ पर समझिए कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य की वो होती है सोशल जस्टिस लाना। सोशल जस्टिस यानी इकोनॉमिक, ये जो इन्होंने पैमाने बताए, चाहे इकोनॉमिक, आर्थिक, व्यवहारिक, वैचारिक, इन सब चीजों पर क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलना। अब मान्यवर इसके लिए वो एक मैकेनिज्म यूज करता है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। अब मान्यवर यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन से नेगोशिएट करने के दो रास्ते, या तो आप बोलिए अपना मत रखिए सब कुछ करिए, या आप अपनी प्राइवेट इंटरप्रिटेशन यानी आप अपनी प्राइवेट लैंग्वेज लेके आइए। ये निजी भाषा क्या होती है मान्यवर, ये निजी भाषा ओन्ड होती है वंचितों द्वारा, यानी ये वंचित ओन करेंगे, इसमें कोई भी चेंज होगा, कुछ भी होगा, ये वंचित डिसाइड करेंगे, ये उनकी कन्वीनियंस और उनकी एस्पिरेशन से होगी। अब समझने की जरूरत है मान्यवर, एक समाज में जो इंसान होता है वो हमेशा एस्पिरेटिव होता है, वो ज्यादा से ज्यादा चाहने वाला होता है, वो चाहे वंचित हो मान्यवर, वो चाहे हैव नॉट वाला जरिया हो या हैव्स वाला जरिया हो, उसको हमेशा अपनी पोटेंशियल को यूज करके आगे बढ़ना होता है। अब इस चक्कर में मान्यवर क्या होगा, हमेशा ये जो निजी भाषा जिसके बेसिस पे आप कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, वो निजी भाषा आपके पर्सनल इंटरेस्ट को रखेगी, समाज को नहीं लिखेगी इन टोटल। अब हम वंचितों के सदन में बैठे, हमारे खुद के पर्सनल इंटरेस्ट भी तो क्लैश कर सकते हैं मान्यवर। अरे एक एलजी जो एक फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहा है, ऐसे तो आप एक दलित पुरुष को कभी सपोर्ट ही नहीं करिएगा मान्यवर, या नहीं तो कहीं ना कहीं अगर आप फेमिनिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके हिसाब से तो पुरुषों में किसी भी वर्ग का डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को इतना वंचित किया गया। इस कंडीशन में मान्यवर आपकी पर्सनल लैंग्वेज आपके द्वारा क्योंकि ये फ्रेम्ड होगी तो ये अपने आप में डिस्क्रिमिनेशन का कारण बनेगी। अब मान्यवर आगे क्या होगा कि जब आप वंचित है, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके पास हैव वाले सेक्शन में आएंगे आप, तो दूसरे वंचित होंगे, जब वो अपनी प्राइवेट भाषा लिखेंगे तो आपको दिक्कत होगी मान्यवर। उस कंडीशन में आप करेंगे, समाज में एम्बिग्यूटी आएगी मान्यवर, उस समाज में एम्बिग्यूटी आएगी। आप समझिए इस तरीके में डिस्क्रिमिनेशन वही बना हुआ है, बस
एक्टर चेंज हो जाएंगे। पहले जो वंचित थे वो हैव्स में आ जाएंगे, जो हैव नॉट है वो बदल जाएगा, एक्टर चेंज हो जाएंगे, डिस्क्रिमिनेशन वही रहेगा। इसके ऑल्टरनेटिव मान्यवर हम क्या कर सकते हैं, हम जब नेगोशिएट करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूशन से, ये बोल रहे हैं कि ये जो कानून है अपने आप में बोलता है प्रोटेस्ट मच के, क्यों नहीं होता मान्यवर? क्या कॉन्स्टिट्यूशन आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं दे रहा है? ये जो सत्ता है अपने आप में अकाउंटेबिलिटी पे बेस है, आपकी लेजिटिमेसी पे बेस है। अगर आपको निराश करेगी सत्ता जाएगी, तो सत्ता का एक इंटरेस्ट तो ये भी है कि आपको सर्व करे। इसका मतलब आपके पास पावर है कि आप नेगोशिएट करेंगे, आप उनसे बोलेंगे कि देखिए ये राइट्स है, नेगोशिएट करते हैं, फिर आते हैं एक लाइन पे, ना कि आप एक प्राइवेट वो सारी चीजें ले आएंगे जिसके कारण आपका भी समाज में बहिष्कार हो जाए, एक एम्बिग्यूटी आ जाए। अब मान्यवर आगे समझते हैं, इनके हिसाब से जो सत्ता है या ये जो बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री ये ऐसे, तो मान्यवर जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी तो कभी हटनी ही नहीं चाहिए थी। इनके हिसाब से वो जो कानून है वो तो हमेशा स्टेट के लिए वर्क कर रहा है, तो इमरजेंसी हटे ही ना, यूजीसी वापस होएगा ही नहीं, किसान लॉ वापस ही नहीं होना चाहिए, स्टेट जो चाह रहा है समाज में वैसा ही होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा होता नहीं होता मान्यवर? इसलिए मान्यवर इनकी जो पूरी डेफिनेशन है जो कहीं ना कहीं निकल के आ रही है कि जो प्राइवेट होता है वो राइट्स होता है, इनके हिसाब से मान्यवर ये एक यूटोपियन समाज का विजन कर रहे हैं जहां पे जस्टिस तभी सर्व होगी जब आप सबको बराबर बांट देंगे। नहीं मान्यवर, ये कम्युनिकेटिव यूटोपियन समाज है, हम वंचित है, हम रैशनल है, हम समझ रहे हैं कि इस समाज में हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी वाला बनना चाहिए और हर किसी को अपनी कैपेबिलिटी को कैपिटलाइज करने के लिए इक्वल रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। आपका आउटकम इक्वल नहीं होना चाहिए, वरना समाज एग्जिस्ट ही नहीं कर पाएगा मान्यवर। क्यों कम्युनिज्म कभी एग्जिस्ट नहीं कर पाया, क्यों एक ऐसी एनार्कियल इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर पाई? इसलिए मान्यवर हम वंचितों के सदन में ये मत रखते हैं कि कहीं ना कहीं हमें प्राइवेट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप वो जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, जो कभी भी स्टेटस क्वो को मेंटेन नहीं कर रहा, जिसने न्याय की स्थापना की है और जो आपके द्वारा नेगोशिएट किया जा सकता है, आप उसमें अपने आर्गुमेंट दे सकते हैं, उसको बदल सकते हैं, उसकी मदद से आप कहीं ना कहीं न्याय स्थापित करेंगे, वरना समाज में कभी न्याय की स्थापना ही नहीं होगी। न्याय की स्थापना से हमारा सीधा मतलब है इन सारे ग्राउंड्स पे जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है वो ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। 3, 2, 1। हमारे प्रतिपक्ष का एक मतलब इनके केस का बेसिक आधार यह है कि एक ऐसा समय आएगा कि हम वंचित स्टेट में पहुंच जाएंगे, हैव्स नॉट हो जाएंगे, हैव्स नॉट हैव्स हो जाएंगे। कैसे होंगे ये कौन बता के जाएगा? अब डीएलओ आके बताएंगे, कुछ एक अलग आधार देंगे, वो माना नहीं जाएगा। इन्होंने सिर्फ एक असम्पशन ले लिया कि एक ऐसा अवस्था आएगा जब हम वंचित जाके शासन करने लगेंगे और जो शासन कर रहे हैं वो आके वंचित बनेगा। आज तक वो अवस्था क्यों नहीं आई? अगर आपके पास अभी तक उसका कोई उपकरण नहीं था, अभी तक कोई ऐसा रिसोर्स मतलब आपको रास्ता नहीं मिला कि ये चीज आएगी, आगे चल के कैसे आ जाएगी? और अगर ये आ ही सकती है, ये पॉसिबिलिटी है आपके पास, तो आप अभी भी क्यों वंचित बने हुए हो? अभी भी क्यों इस सदन में बैठे हो? जाके बुर्जुआ के सदन में क्यों नहीं बैठ रहे हो? वो क्यों नहीं बन जा रहे हो? ठीक है, ये कह रहे हैं कि एक समय, चलिए ठीक है, कह रहे हैं स्टेटस को कैसे मेंटेन्ड है? स्टेटस को ऐसे मेंटेन्ड है, हम वंचित समाज है, हम हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख रहे हैं कि पहले जब सामंतवाद था उसमें भी एक समाज, एलीट वर्ग, प्रभुत्वशाली वर्ग जो रिसोर्सेज पे कैप्चर किया हुआ था, वो उस व्यवस्था में भी कंट्रोल कर रहा था, उस व्यवस्था में भी वंचित ही थे। जब समाज बदला, जब रिसोर्सेज बदले, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो वही समाज जो वहां पे जमीन कंट्रोल कर रहा था वो वहां पे इंडस्ट्री कंट्रोल करने लगा, वो फिर बुर्जुआ रह गया, हम वंचित के वंचित ही रह गया। तो स्टेटस को इस आधार पे मेंटेन है कि जो क्लास डिवीजन है वो मेंटेन रह रहा है सोसाइटी में। और ये क्यों मेंटेन हो पा रहा है? क्योंकि उसको सोसाइटी को संचालित करने के लिए जो स्टेट की अवधारणा बनाई गई है, वो स्टेट की अवधारणा का मैकेनिज्म इस प्रकार से बनाया गया है कि वो स्टेट अपने आप को सेल्फ सस्टेनिंग करे। स्टेट के सिस्टम में आप बने रहकर जब हर कदम करेंगे, स्टेट द्वारा परिभाषित कानून को जब आप फॉलो करते हुए करेंगे, तो आप कभी भी स्टेट के बाहर जाएंगे नहीं। जैसे ये कह के जाते हैं कि आपको प्रोटेस्ट करने का, विरोध करने का अधिकार दिया तो जाता है, यही तो बहुत समझने की बात है कि जो स्टेट का आपका अधिकार, स्टेट आपको विरोध का अधिकार देता है, लेकिन वो ये भी कह देता है कि सिस्टम में बने रहकर आपको साइलेंट प्रोटेस्ट करना है, आपको हिंसावादी गांधीयन फिलॉसफी पे चल के प्रोटेस्ट करना है। ये कहीं ना कहीं आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप स्टेट के खिलाफ नहीं जा सकते हो, स्टेट के सिस्टम के खिलाफ नहीं जा सकते हो, सिस्टम में बने रहकर प्रोटेस्ट करो। इससे क्या चाहता है स्टेट? कि जो उसका सिस्टम है, जो उसकी संरचना है, वो अपने आप में सस्टेन करे, क्योंकि वो सिस्टम जब तक सस्टेन करेगा तब तक वंचित बना रहेगा। वंचित कभी भी इस वंचना को खत्म नहीं कर पाएगा, इस क्लास डिवीजन को खत्म नहीं कर पाएगा। उसके बाद ये कहकर जाते हैं कि निजी भाषा जो है वो ओन्ड बाई वंचित होगी, वंचित का एस्पिरेशन रहेगा, तो इसके वजह से बदलाव आ जाएगा। महोदय, वंचित का एस्पिरेशन क्या है? हर प्रकार के वंचित का सबसे बड़ा एस्पिरेशन है कि उसका जो क्लास डिवीजन का या फिर जो इसको भेदभाव का, शोषण का जो आधार है, वो कैसे समाप्त होता है, ये उसका सबसे बड़ा पर्सनल एस्पिरेशन है। तो जब पर्सनल एस्पिरेशन हम वंचित हैं, हमारा पर्सनल एस्पिरेशन है कि वो शोषण का आधार हम समाप्त करें, तो जो हम निजी भाषा का निर्माण करेंगे उस शोषण के आधार को समाप्त करने के लिए, इससे कैसे हमारे वंचितों के लिए
लिए कैसे प्रॉब्लमैटिक है ये आप बताकर जाइए। ये कह रहे हैं कि बहुत वंचित में अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग इंटरप्रिटेशन आएगा। महोदय अलग अलग लोग हैं लेकिन सबको एक साथ वंचित क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि कोई एक कॉमन फैक्टर है उन लोगों में। वो कॉमन आधार क्या है कि वो सब एक साथ अलग अलग इंटरसेक्शनैलिटी होने के बावजूद सब एक धरातल पे आके क्यों खड़े हो रहे हैं? क्योंकि वो सब समाज में शोषित हैं, शोषण का आधार है। उस आधार को मिटाने के लिए निजी भाषा की आवश्यकता है। उस आधार को मिटाने के लिए आवश्यकता है कि हम कैसे सिस्टम में चेंज लाएं। उस सिस्टम को चेंज लाने के लिए उस सिस्टम से बाहर निकलना पड़ेगा। सिस्टम का पार्ट रहकर आप कभी भी सिस्टम नहीं बदल सकते। उसके बाद महोदय ये कह रहे हैं कि सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। महोदय कौन सा सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा? ये भी तो आपके स्टेट द्वारा आपको बताया गया है कि अगर आप स्टेट के बताए हुए नियमों के अगेंस्ट जाओगे तो आपका सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? हम अपने समाज को, हमारा पूरा समाज हमारा साथ देगा और जो मेजॉरिटी में है वो हम वंचित ही है इस समाज में। हमारा बहिष्कार कौन करेगा? आप कह रहे बुर्जुआ बहिष्कार करेगा। हमें उनसे लेजिटिमेसी चाहिए ही नहीं। अगर बुर्जुआ से ही वंचित होकर हम बुर्जुआ से लेजिटिमेसी सीख करने लगे तो हम तो हमेशा वंचित बने रहेंगे, कभी हमें न्याय मिल ही नहीं पाएगा। उसके बाद ये महोदय ये कह के जाते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज हमें चाहिए, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज चाहिए। महोदय देखना पड़ेगा जो स्टेट है वो स्टेट यहां पे डिफाइन कर रहा है कि आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है वो मैं परिभाषित करूंगा, मैं बताऊंगा। स्टेट में क्या वंचितों का से है नहीं, स्टेट में बैठा हुआ है क्रोनी कैपिटलिज्म वो रन कर रहा है स्टेट को, वो डिफाइन करवा रहा है स्टेट द्वारा, इंटरप्रेट करवा रहा है कि आपके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज क्या है ये हम बता रहे हैं। और अगर आप उस अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्सेज की स्टेट की बताई हुई अवधारणा में मानते हैं, ये कहने कि हम नेगोशिएट कर पाएंगे स्टेट से, इसलिए चल पाएगा क्योंकि कम्युनिटेरियन तो मतलब कम्युनिज्म तो कभी सस्टेन ही नहीं कर पाया। कैसे नहीं सस्टेन कर पाया महोदय? आपने कब देख लिया नहीं सस्टेन किया? हम वंचित लोग हैं, हम कार्ल मार्क्स के दिए हुए हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म की थ्योरी को बिलीव करते हैं। हम मानते हैं कि जो समाज शुरू में था वो कहीं ना कहीं कम्युनिटी को कम्युनिज्म के स्टेट में बेस किया था। उसके बाद जब वहां पे स्टेट की अवधारणा जब आई, जब निजी संपत्ति का अधिकार आया, वहां से जाके हम वंचित बने हैं। तो हम वापस से उस स्टेट को अचीव करना चाहते हैं जहां पर वो हम सस्टेन कर पाएंगे। वो अपने आप में एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल है महोदय। उसका ये कह के जाते हैं कि जो एलजीबीटीक्यू को थोड़े से कहीं कहीं राइट्स मिल गए हैं, मुझे ये देखना पड़ेगा। हमें समस्या यही, हमें राइट्स से समस्या नहीं है, उस राइट्स को डिफाइन स्टेट कर रहा है, उस डेफिनेशन से समस्या है। क्योंकि जैसे अगर हम भारत का परिप्रेक्ष्य का ले तो कहने को आप कह सकते हैं एलजीबीटी को राइट्स को राइट्स मिले हैं। कैसे राइट्स मिले हैं कि होमोसेक्सुअलिटी को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। लेकिन ये क्या अपने आप में राइट्स है हमारे लिए? क्या ये हमारे लिए न्याय है? नहीं है। न्याय हमें तब मिलता जब हमें एक समान नागरिक की तरह ट्रीट किया जाता। जैसे एक मेल और एक फीमेल शादी करके अपना लाइफ फैमिली के साथ लाइफ व्यतीत कर सकता है, वैसे ही अगर दो मेल्स को या दो फीमेल्स को भी अधिकार मिलता है कि वो शादी करके एक समान नागरिक की तरह जी सके, वो होता न्याय। लेकिन स्टेट ने कहा कि देखिए हम तो एलजीबीटीक्यू को राइट्स दे रहे हैं और राइट्स के नाम पर वो अपना इंटरप्रिटेशन दिया, अपना डेफिनेशन दिया। हमें इसी से प्रॉब्लम है कि जब तक कानून के द्वारा परिभाषित शब्दावली में हम फंसे रहेंगे, वंचित हमेशा वंचित रहेंगे। क्योंकि वो जो शब्दावली है वो अपने आप में इस हिसाब से ही बनाई गई है कि जो स्टेट का सिस्टम है वो सिस्टम सस्टेन कर पाए। और सिस्टम जब तक सस्टेन करेगा तब तक ये क्लास डिवीजन बना रहेगा। क्योंकि वो सिस्टम सस्टेन करने के लिए क्लास ही जरूरी है। क्योंकि स्टेट में कभी भी सारे लोग इंक्लूड नहीं होते, उसको चाहिए कि एक हैव हो एक हैव्स नॉट हो। वो सिस्टम जब तक बना रहेगा तब तक ही वंचित बने रहेंगे। और उस सिस्टम को खत्म करने के लिए हमें उस शब्दावली से अलग हटके एक निजी शब्दावली करनी पड़ेगी जिसमें हमें न्याय मिल सके। धन्यवाद। सदन की गरिमा को मेरा सादर नमन। प्रस्तावित विषय के पुरजोर विपक्ष में 3, 2, 1। महोदय आज का भार ये है कि इन्हें ये बताना है कि ये प्राइवेट लैंग्वेज का निर्माण करेंगे। इसके लिए ये 2 अजम्पशंस लेकर के चलेंगे जो जैसे संदर्भ में दे रखा है कि पहला अजम्पशन कि आज तक हमेशा स्टेटस को मेंटेन्ड है और दूसरी चीज आज तक कभी तक न्याय नहीं मिला है। यानी कि अगर इन्हीं के पैराडाइम में ये प्रूव हो जाए कि आज तक बिना निजी लैंग्वेज का निर्माण किए न्याय मिल चुका है और स्टेटस को मेंटेन्ड नहीं है तो प्रतिपक्ष हमारा भार सिद्ध हो जाएगा। महोदय सर्वप्रथम ये आते हैं और कहते हैं कि हमने एक अजम्पशन ली है कि एक ऐसा समय आएगा कि वंचितों को क्या कहते हैं पावर मिलेगी। महोदय ऐसा समय आ रहा है। वंचितों को पावर मिलने का क्या मतलब है? वंचित अलग अलग लेवल पे वंचित होते हैं। इंडिया में देखा जाए दलितों को शोषण किया जा रहा है, दलितों के साथ ब्राह्मण हायरार्की में है, ठीक है। फेमिनिज्म में हम देखें तो महिलाएं शोषण फेस कर रही हैं या कैपिटलिस्टिक शोषण हम लोग देख सकते हैं। यानी द मूवमेंट सत्ता में एक दलित वर्ग भी आ रहा है, एक महिला भी आ रही है, यानी सत्ता का हिस्सा तो वो बन रहे हैं, यानी वो स्टेट का हिस्सा बन रहे हैं और द मूवमेंट वो स्टेट का हिस्सा बन रहे हैं, यानी वो भी डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हैं। स्टेट हमने अपने आप में एक न्यूट्रल
न्यूट्रल एंटिटी बताई। न्यूट्रल एंटिटी का क्या मतलब है कि समाज का हर वर्ग उस स्टेट में स्टेक होल्डर है, और क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज स्टेट में हर सेक्शन से लोग आ रहे हैं तो स्टेट अपने आप में न्यूट्रल है। यानी इनका ये अजम्पशन कि स्टेट को बुर्जुआ ने बनाया है। अगर स्टेट को बुर्जुआ ने बनाया है तो बता करके जाइए कि क्यों बुर्जुआस के अगेंस्ट लॉ आते हैं, क्यों कैपिटलिज्म को रेगुलेट किया जाता है, क्या पूरे दुनिया भर की स्टेट्स में सिर्फ कैपिटलिज्म एंटरटेन हो रहा है, कोई और आइडियोलॉजी एंटरटेन नहीं हो रही है, या क्या कहीं पर भी पॉजिटिव अफर्मेटिव एक्शंस हो ही नहीं रहे हैं, ये बता करके जाए। दूसरी चीज महोदय, जैसे हम हिस्टोरिकली डेवलपमेंट में देखते हैं, इंडिया में पहले ब्रिटिशर्स थे, वहां पर वंचित कौन हो गए? इंडियन सेक्शन वंचित हो गया। फ्रीडम स्ट्रगल हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल के बाद वंचित यानी इंडियन लोग पावर में आए, इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया, डेमोक्रेसी बनाई। ये कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल कॉन्स्टिट्यूशन था जिसमें सबको पावर दी गई। यहां पर आपने अमेंडमेंट का स्कोप छोड़ा। द मोमेंट ये कह रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन तो एक प्रणाली है जिससे हम शोषण करेंगे, आप अमेंडमेंट का स्कोप क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि कंटेक्स्ट बदलेगा, कंटेक्स्ट बदलने के बाद हम अमेंडमेंट करेंगे। तो द मोमेंट ये मान के चल रहे हैं कि हमेशा स्टेटस को मेंटेन्ड होगा, अमेंडमेंट तो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी महोदय। यानी आप अमेंडमेंट भी कर रहे हैं क्योंकि आप कंटेक्स्ट बदलने की बात को भी मान रहे हैं, और आप मान रहे हैं समाज की नई नई जरूरतें भी आएंगी। ठीक है महोदय, अमेंडमेंट। अच्छा, साइलेंट प्रोटेस्ट की बात करके जाते हैं और अहिंसा की बात करके जाते हैं। महोदय समझने की जरूरत है कि अहिंसा मतलब पहले तो इनकी एक अजम्पशन है कि साइलेंट प्रोटेस्ट ही नहीं होता है, साइलेंट प्रोटेस्ट भी प्रोटेस्ट होता है। द मोमेंट स्टेट क्रिटिसाइज हो रही है, आपको क्यों लग रहा है कि आपको हिंसा करनी है, जाकर के किसी को मारना है तभी प्रोटेस्ट होगा? आप साइलेंटली भी तो जब अपनी बात मनवा सकते हैं, साइलेंटली बात मनवा के आपने यूजीसी का लॉ करवा दिया ना वापस, आपने क्या कहते कितनी चीजें साइलेंटली प्रोटेस्ट करके कर दी। तो आपका ये मानना है कि साइलेंट प्रोटेस्ट स्टेट के अगेंस्ट रिटेलिएशन ही नहीं है, ये पहले assumption है, वो भी रिटेलिएशन है। और एट इंस्टेंसेस जब साइलेंट प्रोटेस्ट काम नहीं करता तब एक्टिव प्रोटेस्ट भी होता है, और एक्टिव प्रोटेस्ट करके आप कॉन्स्टिट्यूशन से नेगोशिएट करके उसमें चेंज लेकर के आते हैं। यानी कि महोदय हमें ये समझ में आ रहा है कि हमारे मॉडल में क्यों निजी भाषा की जरूरत नहीं है। अब हम ये समझते हैं कि इनकी अगर निजी भाषा आ जाएगी तो क्या दिक्कत होगी। पहली चीज महोदय, यहाँ पर अस वर्सेस देम की भावना क्रिएट होगी, क्योंकि हम इंटरसेक्शनैलिटी को अलग समझा के गए हैं। तो महिलाएं समझेंगी कि हम ज्यादा वंचित है, दलित समझेंगे कि हम ज्यादा वंचित है, दलित पुरुष अपनी अलग निजी भाषा बना रहे होंगे, महिलाएं अलग निजी भाषा बना रही होगी। यानी क्योंकि वंचितों में भी एक समानता नहीं है। आप कह रहे हैं वंचितों में एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा कॉमन फैक्टर है? आप कंपेयर नहीं करेंगे कौन ज्यादा वंचित है, देखो ये ज्यादा वंचित है इसकी सुन लेते हैं, ये कम वंचित है इसकी नहीं सुनेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो हर वंचित अपनी निजी भाषा बनाएगा, अस वर्सेस देम की बात होगी, इस अस वर्सेस देम से एम्बिग्यूटी आएगी, जिससे कभी भी समाज में न्याय नहीं सर्व होगा। न्याय का मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देने के साथ साथ डेवलपमेंट भी तो करवाना है, वो तो इस एम्बिग्यूटी और क्या कहते हैं इस एनार्कियल सिचुएशन में हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर अस वर्सेस देम आ रहा है। ठीक है, ये कह करके जाते हैं हमें तो लेजिटिमेसी चाहिए ही नहीं बुर्जुआ सेक्शन से। आपको लेजिटिमेसी नहीं चाहिए, आपको उनसे रिसोर्सेज तो चाहिए। क्या आप उनको समाज से निकाल देंगे? आपको उनसे नेगोशिएट तो करना ही पड़ेगा। उनसे नेगोशिएट करना है तो एक कॉमन ग्राउंड पे आकर के आप नेगोशिएट करेंगे ना। आप जब आपको स्कोप मिल रहा है कि उनका कॉमन ग्राउंड कॉन्स्टिट्यूशन है, हम ये कभी नहीं डिनाई कर रहे कि चेंजिंग कंटेक्स्ट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की जरूरत नहीं है, जरूरत है तभी तो अमेंडमेंट एग्जिस्ट कर रही है। लेकिन जब आपको उस कॉमन ग्राउंड पे ही नेगोशिएट करने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, तो क्यों आपको निजी भाषा बनानी है? इसका जवाब देकर के नहीं जाते हैं पूरे उसमें। ठीक है महोदय, ये चीज कह रहे हैं कि हमेशा क्या कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म आया और चीजें, हम इसी को बताना चाह रहे हैं कि महोदय अगर निजी भाषा आएगी तो रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन होगा, डिस्क्रिमिनेशन वैसा का वैसा ही एग्जिस्ट होगा, लेकिन क्या कहते हैं वहां पर एक्टर्स बदल जाएंगे जिनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, क्योंकि निजी भाषा बनाने वाला अपना पर्सनल इंटरेस्ट देख करके निजी भाषा बनाएगा, वो तो अपने आप को विक्टिमाइज करेगा। वो कहेगा देखो मैं तो वंचित हूं, मैं निजी भाषा बना रहा हूं, अब मैं बताऊंगा कि न्याय क्या होता है। अब वो जब न्याय बताएगा तो आपको क्या गारंटी है कि वो जो न्याय बता रहा है वो एकदम सही न्याय बता रहा है? यानी आपको कॉमन ग्राउंड में उसकी भी तो बात सुननी है। अगर आपके लिए न्याय चाहिए, न्याय तो आपको सभी के लिए चाहिए ना, तो आप रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी करेंगे। फिर महोदय बात करते हैं एलजीबीटीक्यू और सेम सेक्स मैरिज पे। यहां पर बात करने की जरूरत है कि क्या नेगोशिएशंस अभी भी चल रही है, क्या एलजीबीटीक्यू के लिए अभी भी सेम सेक्स मैरिज की बात हो रही है, और क्या इसकी एकदम संभावना नहीं है कि भारत में तो मिलेगा ही नहीं सेम सेक्स मैरिज का राइट? बिल्कुल मिलेगा महोदय, आगे आने वाले समय में मिल जाएगा। क्यों? यूरोपियन कंट्रीज में मिल चुका है सेम सेक्स
मैरिज का राइट। इंडिया में भी पहले आपने डीक्रिमिनलाइज करा, आज से 40 साल पहले आप डीक्रिमिनलाइज भी नहीं कर सकते, तो आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं ताकि आप उनके साथ इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं। महोदय यानी हम तो दो बातें सस्टेन करवाना चाह रहे थे कि पहली चीज स्टेटस को कभी मेंटेन्ड नहीं है, यानी चीजें निरंतरता से बदल रही है और उसी निरंतरता से बदलते हुए उसमें आज के एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके हम काम चला सकते हैं, हमें निजी भाषा की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी चीज महोदय, एग्जिस्टिंग उसमें भी न्याय सर्व हो रहा है। धन्यवाद। दूसरे वक्ता आमंत्रित है जी। महोदय वंचित है, सदन में बैठे हैं तो हैं, ठीक है, तभी बैठे हैं। बतौर वंचित आप अपनी निजी भाषा का निर्माण करेंगे? हाँ महिला वंचित होती है? हाँ होती है। महिला निजी भाषा का निर्माण करेगी? अब देखिए यही पे समझने की बात है, डिबेट निजी भाषा के निर्माण का नहीं है, न्याय के लिए निजी भाषा मतलब जो कानूनी भाषा होती है उसका हम अपना निजी ठीक है महोदय, डिफाइन हम ठीक है, कर रहे हैं। सुनिए मानेंगे न्याय के लिए निजी भाषा का निर्माण करेंगे, उसमें इक्वालिटी को क्या डिफाइन करेगी महिला? हाँ उसमें इक्वालिटी को ये डिफाइन करेगी कि जो भी पेट्रियार्की के आधार हैं इस समाज में, जो हमें वंचित बनाने के जितने भी आधार हैं उन सबको संपूर्ण रूप से मिटाया जाना चाहिए, ना कि छोटे छोटे सेफ्टी वॉल्व के तौर पे 10-10 साल 15-15 साल पे एक अधिकार पकड़ा देना चाहिए, जिससे कि हम अपने बाकी अधिकारों का मांग करने में धीमे पड़ जाएं। महोदय सुनिए, यानी आप रेडिकल फेमिनिज्म को डेफिनेशन देंगे तो आप लिबरल फेमिनिज्म को एकदम नहीं कंसिडर करेंगे कि वो भी एग्जिस्ट करते हैं? हम आपके ना रेडिकल डेफिनेशन मान, सुनिए हाँ। हम डिफाइन स्वयं से कर रहे हैं कि हमारे लिए न्याय की निजी परिभाषा क्या है। डेफिनेशन रेडिकल फेमिनिज्म के सेटअप में आ रही है, तो आप बताइए कि जो लोग एग्जिस्टिंग समाज में सुधार करना चाह रहे हैं उनका क्या होगा? सुनिए तो यही तो समस्या है। अब हम क्या कह रहे हैं कि जो अभी जो डेफिनेशंस, जो कानूनी रूप से जो डेफिनेशंस आप बता रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं रेडिकल, इसको रेडिकल बोला किसने? बुर्जुआ ने बोला। अच्छा। उसने क्यों रेडिकल बोला? कि कुछ लोग इससे क्या मतलब होता है महोदय? अरे सुन तो लीजिए, बताइए तो सही। बता रहे हैं ना। हाँ। रेडिकल अपने आप में समाज में एक नेगेटिव एस्पेक्ट में पोर्ट्रे किया जाता है। अब जो हमारे उत्थान के लिए, हमें न्याय के लिए जो हमारे लिए जरूरी था, उसको बुर्जुआ ने रेडिकल डिफाइन कर दिया, जिससे कि लोग इससे अलग हो जाएं। हम नहीं डेफिनेशन को नहीं मानेंगे, इस टर्म को नहीं मानेंगे। सुनिए, आपको पेट्रियार्की हटानी होगी, मैं महिला होंगी, मुझे डिफाइन करना होगा, पेट्रियार्की हटानी होगी, हमारे साथ जो शोषण हो रहा है उसे समाप्त करना है। पेट्रियार्की भी हटानी है, आपने बोला था, ठीक है। दूसरी चीज मान्यवर, आप मुझे ये बताइए, मैं एक महिला हूं, मैं सुवंचित हूं, तो मुझे भी पेट्रियार्की हटानी होगी, लेकिन मेरे लिए मान्यवर आपके पेट्रियार्की के सारे पेट्रियार्की के पैमाने है ही नहीं। मैं लिबरल फेमिनिस्ट हूं, मुझे फैमिली एज ए इंस्टीट्यूशन रखना है। अब आप बताइए कैसे डिफाइन करेंगे? सुनिए तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि जो बुर्जुआस क्या कर रहे हैं, वो हमारे अंदर ही डिवीजन क्रिएट कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? नए नए डेफिनेशंस देकर के कर रहे हैं, जिससे हमारे आंदोलन को या हम जो न्याय प्राप्ति का जो हमारा मार्ग है उसको कमजोर कर दे रहे हैं। हम चाहते हैं सशक्त करना, हम एक बात बताइए, वीकेंड हो। आज से 400 साल पहले जो महिला की स्थिति थी आज भी वही है, एकदम वही है। तो सुनिए तो वो तो मैं जवाब दे ही रहा हूं ना। बताइए। एक सेफ्टी वॉल थ्योरी का काम हो रहा है यहां पर। आपको हर 50 साल पे एक छोटा सा राइट पकड़ा दिया जा रहा है, बोला जा रहा है देखो इक्वालिटी की तरफ आप अग्रसर हो। इस रफ्तार से अगले 1000 साल में भी हम इक्वल स्टैंडर्ड पे नहीं आ पाएंगे। 50 साल इक्वालिटी क्या होती है? इक्वालिटी भी होती है कि किसी भी आधार पर हमारा शोषण ना हो, हमें समान समझा जाए, एक धरातल पे खड़ा रहे। आपको पुरुष जैसे तो नहीं बनना, आप महिलाओं की डिफरेंट नीड्स को एक्नॉलेज करेंगे, डिसोसिएटिव फेमिनिज्म को मानेंगे कि आपको अलग महिलाओं की अलग नीड्स हैं। सुनिए तो यही तो समस्या है। जब आप महिलाओं को एक ऐसा अलग एंटिटी बताने लगते हो तो आप जस्टिफाई करने लगते हो कि पुरुष और महिला अलग अलग हैं, उनके नीड्स अलग अलग हैं, उनके साथ ट्रीटमेंट अलग अलग होना चाहिए। स्टेट अलग अलग नियम बनाए दोनों के लिए, दोनों को अलग अलग मद्देनजर रख के नीति निर्माण करे। कहीं ना कहीं पेट्रियार्की को कैटर करने वाले नोशंस हैं, बुर्जुआ नोशंस हैं। जी उपस्थित है। आपने कहा कि आप लिबरल फेमिनिस्ट हैं, मैं और लिबर्टी देता हूं। आप आर्थिक तौर पे भी सक्षम है, कैपिटलिस्ट महिला भी हैं। आप केवल महिला होने के कारण अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप वंचित नहीं है। महोदय यही तो मैं समझाना चाह रही थी इंटरसेक्शनैलिटी में कि सुनिए मैं अगर एक कैपिटलिस्टिक महिला हूं लेकिन पेट्रियार्की मेरा शोषण कर रही है तो मेरी निजी मेरी निजी परिभाषा वंचितों की तो अलग हो गई। और नहीं मेरी तो इंटेंसिटी ऑफ वंचना में मुझे अंतर कैसे करेंगे ये बताइए। मैं वही तो समझाना चाह रही हूँ कि इंटेंसिटी ऑफ वंचना में कैसे अंतर करेंगे आप मुझे ये बताइए। कौन ज्यादा वंचित है, कौन कम वंचित, कैसे डिफाइन कर देंगे? महोदय सुनिए, आप ही ने खुद ही बताया कि एक महिला जो कैपिटलिस्टिक महिला नहीं है, जिसके पास आर्थिक क्षमता नहीं है, और एक महिला जिसके पास आर्थिक क्षमता है, वो रिलेटिवली
कम वो होगी। आकलन आप कैसे सुनिए, करेंगे? वंचित तो दोनों है ना, आप किसकी वाली बात कर वही रहे हैं? तो महोदय मेरा मैटर ऑफ कंसर्न है कि क्योंकि यहाँ पर इतने अलग अलग वर्ग है। महोदय एक मिनट, हाँ, उत्तर उत्तर पूरा कर, कि क्योंकि यहाँ पर इतने अलग अलग वर्ग है, इतनी सारी निजी भाषाएं बन जाएगी, किसके वाले को मानेंगे? सब अपनी अपनी क्या तो सही बोलेंगे। सुनिए क्या सब इंटेंसिटी ऑफ भाषा पे भाषा इंटेंसिटी ऑफ निजी भाषा का पर्पस तो आप खुद ही बता रहे हैं ना कि निजी भाषा का पर्पस या न्याय देना है, तो सबकी न्याय की डेफिनेशन अलग है। अरे दीदी प्रश्न पूछ लो। हाँ, पूछिए। आप इंटेंसिटी ऑफ वंचना पे भाषा बना रहे हैं या वंचित एज अ होल कॉन्सेप्ट पे भाषा बना रहे हैं? वंचित एज अ होल कॉन्सेप्ट में आप इंटरसेक्शनैलिटी को थोड़ी नेगेट करेंगे। आप ये बताइए, एक बात बताइए। सुनिए सुनिए, अंतिम पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है आप उसको भी तो देखेंगे ना, कंसिडरेशन में देंगे। हाँ एक महिला है ठीक है, जो आर्थिक रूप से उसका परिवार बहुत संपन्न है, लेकिन उसके ऊपर महिला होने के नाते बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं, घर से बाहर निकलने का भी उसे अधिकार नहीं है। वहीं गांव में दूसरी महिला है जो आर्थिक रूप से विपन्न है, लेकिन उसके पास घर में बाहर जाके काम करने का पूरा अधिकार है। क्या इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो कि एक ज्यादा वंचित है, एक कम वंचित है? महोदय यही आपकी संकीर्ण मानसिकता है कि आप समझ रहे हैं कि बतौर महिला मैं घर में नहीं रहना चाहती। बहुत सारी महिलाएं क्या ये हैं। आपका सुनिए, सोशल कंडीशनिंग नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल क्योंकि महिला है इसलिए घर में रहना चाहती है। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आपकी सोशल कंडीशनिंग है कि आप फैमिली को रखना और घर को रखना एक प्रेशर और एक वो समझ रहे अगले हैं। प्रश्न। मैं घर में रह के बहुत खुश हूँ, आराम करती हूँ पूरे दिन घर में। आप आराम कीजिए। सुनिए, हाँ। आप ये बताइए, आपने कहा कि आप नेगोशिएट करेंगी स्टेट से और अपने हिसाब से काम करेंगी। स्टेट आपसे नेगोशिएट क्यों करेगी? आप वंचित हैं? क्योंकि मैं स्टेट में एक सिटीजन हूँ। अच्छा। स्टेट की जिम्मेदारी हाँ, है, citizen के साथ स्टेट सोशल कॉन्ट्रैक्ट से बना है, तो स्टेट नहीं, को मेरे साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा। तो क्या करता है स्टेट? बिल्कुल करता है, उदाहरण दीजिए। बहुत सारे अब मुझे इंस्टेंसेस में बताइए। किया है। जैसे मैं उदाहरण हाँ, देके बताती हूँ महोदय, आप ही के उसमें आ जाते हैं कंसर्न में, यूजीसी का लॉ। बता रहा हूँ, यूजीसी क्या साइलेंट प्रोटेस्ट? नहीं, नहीं, और छोड़िए, और छोड़िए। साइलेंट प्रोटेस्ट। साइलेंट प्रोटेस्ट और- हुआ, सुनिए, सुनिए, सुनिए। वो जेएनयू में लगे नहीं हुआ, एक मिनट ये बताइए, यूजीसी जिसको तो फायदा फिर कर रहा है। आप जो कह रहे थे थ्रू आउट समय सीमित है, मैं अंतिम प्रश्न पूछूंगा। वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं करने देगी, ये मैं तो एक- आपकी एक मिनट, मैं कॉन्ट्रडिक्शन हो अंतिम गई। प्रश्न- सरकार ने तो वायलेंट प्रोटेस्ट करने दे दिया। आप ये बताइए, क्या उस वायलेंट प्रोटेस्ट को सरकार कानूनी वैधता देती है? महोदय सुनिए सुनिए, कानूनी डेफिनेशन में वो वैध है? हाँ, अब स्टेट और गवर्नमेंट का अंतर समझते हैं। स्टेट के अंदर एक जुडिशरी, एक एग्जीक्यूटिव, एक लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करती है, बैलेंस ऑफ पावर होती है। आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार कुछ कहेगी, जुडिशरी मैंडेट लगाएगी, बैलेंस ऑफ पावर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, दे देना ना, एक प्रश्न मैं पूछूं। ठीक है, आप, मैं उपस्थित हूँ, आप पूछिए। मैं मुझे ठीक है मान्यवर, आपके हिसाब से वंचितों में इंटरसेक्शनैलिटी होती है ना? अब मैं आपके समझा प्रश्न रहा के हूँ। हिसाब से। सुनिए, वंचितों में आप इंटरसेक्शनलिटी को इंटेंसिटी के आधार पर कभी डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए हम वंचित ठीक एज है, अ होल मैंने कॉन्सेप्ट को ले रहे सुनिए, हैं। सुनिए, वंचित वंचित as a समुदाय है। whole concept सुनिए, में एक सेकंड, अरे 10 सेकंड तो दे दीजिए हाँ, ठीक है। दीदी, 10 सेकंड तो दे दीजिए। या तो आप इंटेंसिटी के आधार पे कितना भी कुछ कर लेंगे, आधार बदलते जाएंगे, आप जाति के आधार पे ना करके आप लिंग के आधार पे करेंगे, रहेगा वंचित ही। वंचित एक समुदाय है, उसमें कोई इंटेंशनलिटी नहीं, क्योंकि वो भैया, जिसको सुनिए, कहते हैं, सुनिए। वो मुख्य धारा में नहीं आ रहा है। अब भैया बताइए, सुनिए, आप मुझे ये बताइए, वंचित एज अ होल कॉन्सेप्ट देखेंगे तो कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर है कि दोनों मुख्य धारा में नहीं है, दोनों की बात जो है वो मुख्य धारा में नहीं आ रही है। यानी स्टेट जो दोनों कह रहा है उसको एक- मानना पड़ेगा, यही कॉमन मुख्य फैक्टर है। धारा में कौन है? मुख्य धारा में वो है जो बुर्जुआ है, जो पूंजीवादी है, कौन है बुर्जुआ? जो पूंजीवादी है, जो यानी सम्राट तरफ से आ रहा है। उसमें महिला है या पुरुष है? उसमें महिला है कि पुरुष है? अभी मैं अपने सब डिफाइन कर रहा हूं, सिर्फ पुरुष है। ठीक, सिर्फ पुरुष सिर्फ है, पुरुष। सिर्फ पुरुष। यानी महिलाएं, हर महिला के कहते हैं मुख्य धारा में नहीं है। हर महिला मुख्य धारा में नहीं है, उसके ऊपर सोशल ऑब्लिगेशन है जो स्टेट और समाज के सोशल कॉन्ट्रैक्ट से आ रहा है। मैं आपको समझाता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा था। नहीं जब नहीं आप- नहीं, मुझे नहीं समझना। एक मिनट, प्रश्न पूछ लीजिए प्रश्न, फिर। हाँ प्रश्न ही पूछ रही हूँ महोदय। जो आप ये कह रहे हैं महिला मुख्य धारा में नहीं है, यानी एक भी महिला समाज की मुख्य धारा में नहीं है? समाज की महिला जिसको मुख्य धारा में आप मान ले रहे हैं, वो टोकनिज्म का प्रमाण है। मान्यवर स्टेट आपको टोकनिज्म के रूप में एक टोकन- महिला को आगे लाके खड़ा कर दिया महोदय, कि देखो तुम्हारा सुनिए। एक लीडर है। ये टोकनिज्म ठीक है, है, ये महिला के ठीक आगे है। होने का प्रमाण थोड़ी ना अच्छा है। सुनिए तो सही, जो महिलाएं मुख्य धारा में नहीं है या जो सब लोग मुख्य धारा में नहीं है, क्या उनके बीच में कोई लेवल नहीं है, या आप सबके अब मैं सबको एक बता रहा तरफ हूं। कर देंगे कि अब ये बस सब के 10 सब सेकंड महिलाएं दीजिए मुख्य मुझे। धारा में नहीं है? न्याय की जब बात आती है मान्यवर, तो मुख्य धारा इसलिए लीड कर जाती है। उदाहरणार्थ मैं कोई घटना समझाता हूं। एक कार क्रैश हुआ जहां पे एक व्यक्ति ने हत्या कर दी कार के एक्सीडेंट में, चूंकि वो पूंजीवादी था, पूंजीपति था, उससे आपने माफीनामा लिखा के छोड़ दिया। ये है न्याय की आपकी व्यक्तिगत अवधारणा, ये बुर्जुआ अवधारणा है। सुनिए। न्याय ये थोड़ी था, न्याय आप उसको सजा देते। आप जब ये कर रहे हैं तब आप न्याय को प्रश्न सब्जेक्टिव तो कर ले रहे लीजिए हैं। भैया, भैया अब प्रश्न पूछिए।
देखिए, ये बताइए कि जो महिलाएं मुख्य धारा में नहीं हैं, क्या उनके बीच में क्या कहते हैं कि कोई भी मतलब सारी महिलाएं एकदम मुख्य धारा में नहीं है ना? तो जो मुख्य धारा में नहीं है, मुख्य धारा में वो व्यक्ति है जिसकी बात सुना रहा, जिसको आप मुख्य धारा में मान ले रहे हैं। एक महिला अगर मैं मान लूं, मैं करो द्रौपदी मुर्मू मुख्य धारा में है, वो टोकनिज्म का प्रमाण है, स्टेट आपको टोकनिज्म के रूप में उसको दे रहा है। प्रश्न जी, मुख्य धारा में मेजॉरिटी होती है माइनॉरिटी होती है? दोनों हो सकती है। माइनॉरिटी अगर बहुत संभ्रांत वर्ग की है, पूंजी बहुत ज्यादा है, तो माइनॉरिटी रूल कर सकती है, बिल्कुल हो सकती है। यानी एक समाज में जो बुर्जुआ लोग हैं वो ज्यादा है कि जो वंचित लोग हैं वो ज्यादा? अरे मैं कह रहा हूँ, अगर बुर्जुआ कम है पर मुख्यधारा में है, बताता हूँ कैसे। अंग्रेज कम थे पर रूल कर रहे थे, क्योंकि उनके पास शक्ति संरचना में, उनके पास यानी अंग्रेजों को तो हम पावर से हटा ही नहीं सकते। अंग्रेजों ने हमें पावर से हटाया तो हमने उन्हें हटाया तो टोकनाइजेशन किया ना। बताओ, आपने उनकी भाषा को नहीं माना ना, आपने अपनी क्रांति की भाषा दे दी, तब आप अंग्रेजों को हटा पाते। आपने कहा कि आपके स्टेट के साथ मैं सविनय अवज्ञा नहीं करूंगा, मैं केवल असहमति आंदोलन नहीं करूंगा, मैं करो या मरो भी। सुनिए, जब आपने ये कहा कि मैं केवल नमक आंदोलन नहीं, मैं करो या मरो भी करूंगा, आपके हिसाब से नहीं करूंगा, तब आपने हटा दिया अंग्रेजों को। यानी जो संविधान है भारत का, वो किसी और संविधान से कोई प्रेरणा नहीं लेता, उसमें सिमिलर कॉन्सेप्ट नहीं है ना? आप ये बोलना मतलब मैं पहले तो इससे कोई रेलेवेंस मुझे नहीं पता है। संविधान जो है वो बहुत सारे देशों से मिलकर बनाया गया, आयरलैंड से डीपीएस के लिए दुनिया भर ले ली, पर स्टेट उसको कैसे यूज कर रही है अपने आप को एक व्हील में रखने के लिए, जहां से आप उस पर प्रश्न ना कर पाए, आपके अधिकार को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, ये है उसका तरीका। शेष वक्ता आमंत्रित हैं जी, उपस्थित है। ठीक है, आप जहां से समाप्त किया तभी शुरू करता हूं। ठीक है, आपके साथी ने कहा कि यूजीसी आंदोलन उसका प्रमाण है। यूजीसी जो आया वो आया वंचितों के लिए। भारत में 15% स्वर्ण जातियां, 85% वंचित हैं। अगर 85% को फायदा दे ही रहा था तो फिर वापस क्यों ले? ठीक है मान्यवर, अब इसको समझते हैं मान्यवर। जैसे कि ये बोल के जा रहे हैं कि स्टेट कभी कभी ऐसे रूल्स बनाता है जो कहीं ना कहीं ज्यादा डायरेक्ट फायदा नहीं दे रहे। हम वंचित हैं क्योंकि हम मेजोरिटी में है, स्टेट को हमें अपील करना पड़ेगा सत्ता में रहने के लिए। उत्तर पूर्ण करूंगी मैं, सत्ता में रहने के लिए हमें जो सरकार है उसको हमें प्लीज करना पड़ेगा, तो सरकार हमसे नेगोशिएट करेगी। सरकार बोलेगी आपको नहीं पसंद आ रहा, कोई दिक्कत नहीं, हटा देते हैं। सरकार नेगोशिएट कर रही है, सरकार उस 15% से क्यों नेगोशिएट कर रही है जो स्वर्ण जाति का है, उस 85 के बजाय जिसको फायदा मिल रहा था? अरे मान्यवर देखिए, जो सरकार है, जैसे कि मैंने बताया, एक न्यूट्रल एंटिटी है, उसे समझ में आ रहा है कि जरूरी नहीं है। मैं उत्तर पूरा करूंगी मान्यवर। सरकार एक न्यूट्रल एंटिटी है जिसको पता है कि जरूरी नहीं है कि जो वंचित भी है वो कहीं ना कहीं अपने पर्सनल इंटरेस्ट को आगे ना रखे। वो एक मिडिल ग्राउंड निकालती है ताकि समाज में अस वर्सेस देम ना हो जाए। मिडिल ग्राउंड हर बार संभ्रांत वर्ग के हिस्से में क्यों जा रहा है? कहाँ जा रहे मान्यवर? मैंने अभी एग्जांपल दिया मान्यवर कि किस तरह सत्ता अपने आप को हमेशा पावर में नहीं ला पाई। सत्ता के डिसीजंस रिवर्स हुए हैं मान्यवर। इनके जितने भी चीजें थी, चाहे वो इंदिरा गांधी केस से मैंने बोला या LGBTQI राइट्स मिल रहे हैं। स्टेटस को तो कभी मेंटेन्ड ही नहीं रहा, हमेशा चेंज हुआ, हमेशा न्याय मिला है। आपने कहा आपको प्रोटेस्ट का अधिकार है। अगर प्रोटेस्ट का अधिकार है और आपने भी बोला कि जैसे चाहे वैसे भी कर सकते हैं, तो फिर उमर खालिद को जेल क्यों कर दिया आपने? देखिए मान्यवर समझिए, यहाँ पर जब वंचित यानी वंचित जब अपनी निजी चीजें लिखेंगे, माइनॉरिटी का व्यक्ति जब आपके खिलाफ बोल रहा है, आप कह रहे हैं आपको अधिकार है चाहे जैसे प्रोटेस्ट कर लो, तो उमर खालिद को जेल कर मान्यवर यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपको ये लग रहा है आप जैसे मर्जी प्रोटेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप किसी को मार भी सकते हैं। मान्यवर आपके हिसाब से एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है जिसपे आप ह्यूमन राइट्स के हिसाब से करते हैं, यानी आप ये नहीं बोलेंगे कि किसी निर्दोष की हत्या कर दी गई। आपके अनुसार प्रोटेस्ट करने का सही तरीका क्या है? मान्यवर देखिए, प्रोटेस्ट करने का सही अपने आप में वही चीज है कि आप सामने वालों से नेगोशिएट कर रहे हैं। आप नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं? किसी उसका जो तरीका है वो अपने आप में तरीका क्या है? नेगोशिएशन का तरीका मान्यवर आपको समझना पड़ेगा। आप मेजॉरिटी में है क्योंकि आप वंचित है, तो आप नेगोशिएट करेंगे क्योंकि सरकार आपकी बात मानेगी, वरना आप उसे हटा देंगे अगली बार। सोनम वांगचुक नेगोशिएट करने के लिए धरना पे बैठे, सरकार NIA लगा के जेल में क्यों डाल दी? मान्यवर सोनम वांगचुक को बेल मिल चुकी है, मान्यवर बाहर हो चुकी है। बेल मिली बाद की बात है, साल भर के लिए जेल में क्यों डाला? ठीक है मान्यवर, साइलेंट तरीके से नेगोशिएट करने के लिए। मान्यवर मैं अभी भी इस सदन का BOP क्लियर कर रही हूँ। पक्ष के पास ये भार है कि वो बताए स्टेटस को मेंटेन रहे। क्या सोनम वांगचुक अभी भी जेल में है? नहीं है, बाहर आए हैं बेल पे। मान्यवर जो चीजें हैं वो चेंज हो रही है, न्याय की प्रोग्रेस फुलफिल हो गई। मान्यवर इन प्रोसेस नेगोशिएशन हो रहा है, प्रोसेस में। अच्छा सुनिए, एक आखिरी सवाल है मेरा। आखिरी सवाल आपसे ये है, आप अपने डिबेट में बोल कर गई हैं कि हर वंचित व्यक्ति, क्योंकि हर व्यक्ति के एस्पिरेशंस इतने होते हैं, वो बहुत ज्यादा मतलब स्वार्थ से ड्रिवन है, तो अगर वो स्वार्थ से ही ड्रिवन है तो जो रिसोर्सफुल व्यक्ति है वो भी तो स्वार्थ से ड्रिवन है। वो नेगोशिएशन टेबल पे आपके साथ बैठ के क्यों इक्वल नेगोशिएशन करेगा? बता तो रहे हैं मान्यवर कि आपके केस में जो स्टेट है उसको नेगोशिएट करना पड़ेगा क्योंकि आप मेजॉरिटी में है। उसकी जो रिसोर्सफुलनेस है वो इसलिए है क्योंकि आप उसे लेजिटिमाइज कर रहे हैं, हम लेजिटिमाइज कर रहे हैं, तो हमारी बात माननी पड़ेगी। सदन की गरिमा को मेरा अंतिम नमन।
महोदय आज का भार ये था कि इन्हें ये बताना था कि क्योंकि स्टेटस को मेंटेन्ड है और इक्वालिटी कभी नहीं मिली है, इसीलिए ये निजी भाषा लेकर के आएंगे। इनके ब्रिटिशर्स के एग्जांपल पे आते हैं कि ब्रिटिशर, एक मिनट भैया थोड़ा सा धीरे बोलिए, ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडियंस पावर में आए, ये निजी भाषा का बनाना था, लेकिन आज के टाइम पर इंडियन डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। यानी हम जो थ्रू आउट डिबेट में कह रहे थे कि अगर निजी भाषा आ गई तो अस वर्सेस देम होगा, ये खुद प्रूफ करके जा रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन वाले एग्जांपल को निजी भाषा कह करके। महोदय डिबेट में हम थ्रू आउट ये बता रहे हैं कि किस तरीके से लगातार स्टेटस को चेंज हुआ है और किस तरीके से लगातार हम इक्वालिटी की तरफ आगे बढ़े हैं, और जितनी भी इंटरप्रिटेशन हो रही है वो स्टेटस को के कारण हो रही है, तो मतलब स्टेटस को से आगे बढ़ने के कारण हो रही है। इसीलिए महोदय हमारा बीओपी यहाँ पर जो ये था कि हम एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन में रह करके नेगोशिएट करेंगे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्थापित होता है। सदन की गरिमा को अंतिम नमन। मान्यवर पूरे डिबेट में नेगोशिएट क्यों करेगा आपसे, ये आपने सिद्ध नहीं किया। अगर नेगोशिएट वोट के लिए कर रहा है तो 85% जब आप वोट ओबीसी के पास था तो क्यों नहीं कर दिया, ये भी आपने सिद्ध नहीं किया। आपका तरीका था साइलेंट प्रोटेस्ट करने पर सूरज बांचू को क्यों उठा लिया गया, आपने ये सिद्ध नहीं किया। जब एंटी साइलेंट तरीके से यानी कि क्रांति करके किया गया तो उमर खालिद उठा लिया गया। दोनों तरीके में फिर सरकार क्रांति करने की अनुमति कब दे रही है, ये तो आप बता नहीं पाए। फिर अगली चीज, लेटर वाली घटना जो मैंने बताई कि न्याय का परिभाषा जो है वो पूंजी के हिसाब से आपने बदल दिया। आपने उस व्यक्ति को न्याय नहीं दिया, परिभाषा में लेटर लिखा उसको माफी दे दी। ये कैसा न्याय हुआ आपके साथ, तो ये सिद्ध करते। वंचितों में कोई इंटरसेक्शनलिटी नहीं होती है, हमने सिद्ध किया। वंचना का कोई स्केल नहीं है जहां पे आप मेजर करेंगे कि कम वंचित ज्यादा वंचित है। वंचित एक वो समुदाय है, आप उसमें और इंटरसेक्शनलिटी लगा के उनको और बचना का कारण दे रहे हैं, ये आपने सिद्ध नहीं किया। स्टेटस को की जो पूरी बात की, उस स्टेटस को में अगर नेगोशिएट कैसे कर रहे हैं, निजी संपत्ति से जब शोषण की शुरुआत हुई है और आप जब मान भी लेंगे तो फिर आप शोषण का विरोध कैसे करेंगे उसी सिस्टम में रहकर। आपने पूरी डिबेट में इस आर्गुमेंट को नहीं छुआ और अंत में आर्गुमेंट मान्यवर स्टेट स्वतः एक बुर्जुआ अवधारणा है, ये पहला आर्गुमेंट था जिसपे कोई काउंटर नहीं दिया गया। धन्यवाद। तो जो सबसे पहला डिसीजन है वो AR1 रूम का है, जो हुआ था हंसराज 1 वर्सेस फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज क्रॉस इग्नू के बीच में। इस मैच में हाउस चैलेंज आया था। हाउस चैलेंज आने के बाद में हमारे पास में 5 जजेस का वर्डिक्ट है और पांचों जजेस का वर्डिक्ट जो है वो एक ही तरफ है, यूनाइन कॉल है, और वो जो वर्डिक्ट गया है वो गया है हंसराज 1 की ओर। जो दूसरे मैच का जो डिसीजन है जो कि C5 में हुआ था, यहीं पे हुआ था, वो हुआ था फैकल्टी ऑफ आर्ट्स और आर्ट्स क्रॉस वर्सेस जो है हंसराज रामजस क्रॉस के बीच में। और उस मैच का डिसीजन हमारे पास है। अब एक एक करके मैं और सत्यम उस मैच की पर्चियां आपके सामने पढ़ेंगे। 5 जजेस का वर्डिक्ट है। जो सबसे पहला डिसीजन है वो है आर्यम भैया का, जो कि गया है विपक्ष की ओर। विपक्ष विपक्ष जो है वो है हंसराज रामजस क्रॉस। ठीक है। दूसरा निर्णय आदित्य शर्मा भैया का है, उनका निर्णय जाता है आर्ट्स फैकल्टी की तरफ। तीसरा डिसीजन है अक्षय भैया का। अक्षय भैया का डिसीजन गया है विपक्ष हंसराज क्रॉस रामजस। ठीक है। चौथा डिसीजन दीपक भैया का है और दीपक भैया का डिसीजन जाता है आर्ट्स फैकल्टी की तरफ। अब मेरे हाथ में आखिरी पर्ची है हमारी सोसाइटी के संस्थापक आशीष यादव भैया की ओर, आशीष यादव भैया की तरफ, और इनका डिसीजन जिसकी तरफ जाएगा वो होगा क्रांति पंचम संस्करण का फाइनलिस्ट। और ये डिसीजन गया है आपको क्या लगता है किसकी तरफ गया होगा? ठीक, वो डिसीजन गया है विपक्ष हंसराज क्रॉस रामजस की तरफ।